नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की खबरें देखें इससे पहले मैं आप सबको, उन लाखों दर्शकों को शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने आपकी अदालत के नए एपिसोड्स के लिए मुझे सुझाव भेजे, सजेस्ट किया किसको बुलाया जाए। आपका उत्साह, आपकी अदालत के प्रति आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कल मैंने आपको बताया था कि नए साल के पहले शनिवार को, यानी कल, आपकी अदालत में मेरे मेहमान होंगे गौतम अडानी। और मेरा आपसे वादा है कि गौतम अडानी के साथ आपकी अदालत का यादगार एपिसोड जब आप देखेंगे तो आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कई साल से आपके मन में हैं। लोग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में जो जो जानना चाहते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, वो सब आपको खुद गौतम अडानी बताएंगे। गौतम अडानी लाखों करोड़ों का कारोबार अकेले कैसे संभालते हैं? जिस बिजनेसमैन को 10 साल पहले तक गुजरात के बाहर कोई नहीं जानता था, आज उसे पूरी दुनिया कैसे जानती है, कैसे मानती है? 10 साल में उन्होंने लाखों करोड़ कैसे कमाए? क्या नरेंद्र मोदी ने अडानी को फायदा पहुंचाया? क्या वाकई में गौतम अडानी को मोदी ने हजारों करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी? क्या गौतम अडानी मुकेश अंबानी से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं? देश के 2 सबसे अमीर घरानों के बीच रिश्ते कैसे हैं? वो कौन है जिसे गौतम अडानी अपना गुरु, अपना मेंटोर मानते हैं? गौतम अडानी के काम को लेकर भी कई सवाल हैं। गौतम अडानी को क्या सिर्फ उन्हीं राज्यों में काम मिलता है जहां बीजेपी की सरकारें हैं? गौतम अडानी को पहली बार सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कब मिला, किसने दिया? वो किस पार्टी का नेता था, तब किसकी सरकार थी? गौतम अडानी को क्या बैंकों से बड़ी आसान शर्तों पर लोन मिलता है? क्या गौतम अडानी का सारा कारोबार बैंक से मिले लोन पर आधारित है? गौतम अडानी जब दुनिया में तमाम देशों के हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं तो वो अडानी से क्या कहते हैं? जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर अडानी के हेडक्वार्टर में आए तो उन्होंने अडानी के कान में क्या कहा? आपकी अदालत में गौतम अडानी ने पहली बार अपने परिवार के बारे में बात की। घर परिवार कैसे चलता है, बिजनेस से लेकर सियासत तक, कारोबारी रिश्तों से लेकर पारिवारिक जिंदगी तक, आप गौतम अडानी के बारे में जो जो जानना चाहते हैं वो सारे सवाल मैंने आपकी तरफ से गौतम अडानी से पूछे। आप पहली बार गौतम अडानी को खुलकर बोलते हुए देखेंगे, खिलखिलाकर हंसते हुए देखेंगे, टीवी पर जिंदगी के राज खोलते हुए देखेंगे। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अडानी हर रोज 1600 करोड़ रुपए कैसे कमाते हैं? इसका सीक्रेट क्या है? मैंने यह सवाल भी अडानी से पूछा। उन्होंने क्या जवाब दिया, इसकी डिटेल तो आप कल देख पाएंगे, लेकिन एक झलक आपको मैं आज दिखा देता हूं। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है, तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। अडानी ने भरोसा दिलाया कि उनके कारोबार में किसी का एक पैसा भी इनसिक्योर नहीं है, सब सुरक्षित है। जो उनके बिजनेस पे पैसा लगाएगा उसे फायदा होगा। अडानी की एक बड़ी खासियत है कि वो दोस्त सबके हैं, दुश्मनी किसी से नहीं करते। यह खासियत उन्हें इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाती है। उनका कारोबार दुनिया के हर कोने में फैला है। उनके प्रोजेक्ट हमारे देश के ज्यादातर राज्यों में हैं। केंद्र सरकार से उनके अच्छे रिलेशन है, ये सब जानते हैं। राज्य सरकारों से भी दोस्ती है, बीजेपी में भी दोस्त हैं, कांग्रेस के नेताओं से भी उनके मधुर संबंध हैं। फिर ममता बनर्जी हो या फिर केरल के मुख्यमंत्री, सबसे उनके रिश्ते हैं। एनर्जी सेक्टर में दबदबा है, पोर्ट्स पर एक छत्र राज है, एयरपोर्ट्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्र में अडानी टॉप पर हैं। इसका सीक्रेट क्या है? गौतम भाई सबके भाई कैसे बन जाते हैं? यह सवाल भी मैंने अदालत में उनसे पूछा।
और उनके जवाब का एक छोटा हिस्सा आपको आज दिखा देता हूं। जो भी सरकार थी उसने आपको मदद किया, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई, केशु भाई, नरेंद्र भाई, सबके भाई गौतम भाई। कि गुजरात की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये अदानी के लिए कोई स्पेशल फेवर हो रही है। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। आज हम 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। 22 राज्यों में अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनकी बात सही है, ये वो 22 राज्य हैं जिनमें सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। अडानी से पहले अंबानी परिवार देश का सबसे अमीर खानदान माना जाता था। अडानी ने अंबानी को कारोबार में पीछे छोड़ दिया, संपत्ति में पीछे छोड़ दिया। अडानी की संपत्ति की वैल्यूएशन 119 लाख करोड़ है और मुकेश अंबानी की संपत्ति की वैल्यूएशन 87 लाख करोड़। अब सवाल है, क्या दोनों ग्रुप्स की बिजनेस राइवलरी का असर आपके रिश्तों पर पड़ा है? अंबानी और अडानी के रिश्ते कैसे हैं? इसके बारे में डिटेल में जवाब आप कल रात 10 बजे सुन पाएंगे, लेकिन एक झलक आज की बात के लिए अभी देख सकते हैं। मुकेश अंबानी से आपकी जोड़ी है, दोस्ती है इस नाम की तरह, या कंपटीशन है? नहीं, मुकेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनका भी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूं। और जिस तरह से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक नई दिशा जियो के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिटेल के अंदर एंड ऑफ कोर्स उनका जो कन्वेंशनल बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरी, जिस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है और वो देश की तरक्की में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो आपको एक खुशी नहीं होती कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया? रजत भाई, मैं ये आंकड़े की माया जाल में कभी हूँ पड़ा भी नहीं हूँ और मैं पहली बार गौतम अडानी ने अपने परिवार के बारे में बात की, कैसे पूरा परिवार मिलकर बिजनेस को संभालता है। अपने बिजी शेड्यूल में से वो कैसे अपने परिवार के लिए वक्त निकालते हैं। अडानी ने बताया कि कैसे उनकी वाइफ प्रीति उनकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ भी है। असल में प्रीति अडानी फाउंडेशन का काम संभालती है, जिसमें गरीबों के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। और आपको यह सुनकर अच्छा लगेगा कि गौतम और प्रीति के बीच जो रिश्ता है वो कितना मधुर है, कितना मजबूत है। इस बारे में गौतम अडानी ने बहुत सारी बातें की। इसकी एक झलक आपको अभी दिखा देता हूं और जैसा मैंने आपको कहा कि पूरी बात तो आप कल रात 10 बजे देख पाएंगे। यह भी पता चला कि आपकी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी तय हुई इससे पहले जब आप पहली बार उनसे मिले, उसमें आप कुछ बोले ही नहीं, खामोश रहे। ऐसे भी मैं रजत जी, मैं बहुत साय आदमी हूँ और मैं अनपढ़ आदमी और वो डॉक्टर, तो नेचुरली थोड़ा मिसमैच तो था ही। गौतम अडानी आमतौर पर सवालों के जवाब देने में शर्माते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 8 साल से राहुल गांधी हर रोज उन पर आरोप लगाते हैं। राहुल कहते हैं कि अडानी देश चलाते हैं, वो मोदी के एजेंट हैं, कभी कहते हैं मोदी उनके एजेंट हैं, लेकिन अडानी ने ऐसी बातों पर कभी रिएक्ट नहीं किया। आज भी राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इसी तरह की बात कही। कल प्रियंका गांधी ने कहा था कि अंबानी और अडानी मेरे भाई को खरीद नहीं पाए। आपकी अदालत में गौतम अडानी ने ऐसे सारे आरोपों के जवाब खुलकर दिए। मोदी को लेकर, बैंक्स के लोन को लेकर, अपने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर। एक शख्स है हमारे देश में जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया है। नाम तो सुना होगा, राहुल। राहुल जी, आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बोलते नहीं, आज मौका है, कुछ कहना चाहते हैं, कह दीजिए। 2014 के चुनाव के बाद में राहुल जी ने हमारे पे अटैक किया है, तो उससे
आप लोगों को भी अदानी कौन है वो जानने का मौका मिला और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी आपकी अदालत में, शनिवार रात 10 बजे। और अब आज की खबरें देखते हैं। आज दिल्ली नगर निगम में टेबल कुर्सी चली, लात घूंसे चले, मारपीट हुई, पार्षद खून खून हो गए। जो पार्षद शपथ लेने गए थे वो हॉस्पिटल पहुंच गए। तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। दिल्ली के एमसीडी में आज चुनाव के बाद पहली बैठक होनी थी। सबसे पहले मेंबर्स को शपथ ग्रहण कराया जाना था। इसके बाद मेयर का चुनाव होना था, फिर डिप्टी मेयर चुना जाना था और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज का इलेक्शन होता। सब कुछ तय था। सबको हाउस का शेड्यूल दिया गया था। एमसीडी के हाउस को पहले दिन के लिहाज से सजाया गया था। फूल मालाएं लगी थी। सब आकर सीट पर बैठे। माहौल अच्छा दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कार्रवाई शुरू की, सबसे पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स को शपथ के लिए बुलाया। बस इसी के साथ हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के काउंसिलर और विधायक टेबल पर चढ़कर हंगामा करने लगे। शपथ ले रहे नॉमिनेटेड मेंबर्स के हाथ से शपथ पत्र लेकर फाड़ दिए गए। नारेबाजी हुई और इसके बाद धक्का मुक्की हुई और कुछ ही मिनटों में लात घूंसे चलने लगे। टेबल कुर्सी फेंके जाने लगी और एमसीडी का सदन जंग के मैदान में बदल गया। हालत यह हो गई कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बचाने के लिए मार्शल्स को घेरा बनाना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स पीठासीन अधिकारी की टेबल पर चढ़कर हंगामा कर रहे थे। केजरीवाल की पार्टी के एक पार्षद ने पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा से माइक छीनने की कोशिश की। हम आपको शपथ दिलाएंगे, आप नीचे बैठिए। ये करिए। सत्या शर्मा बार बार महिला पार्षदों से रिक्वेस्ट करती रही कि नीचे उतर जाइए, लेकिन वो नीचे नहीं उतरी। हमेशा नॉमिनेटेड मेंबर्स की शपथ पहले होती है। हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों पर काउंसिलर को हिंसा के लिए उकसाने का इल्जाम लगा। अब आप पूछ सकते हैं कि एमसीडी के हाउस में एमएलएस का क्या काम था, वो वहां क्यों थे? इसकी वजह है कि एमसीडी के मेयर के इलेक्शन में 14 एमएलएस और दिल्ली के 7 एमपीज को वोट डालने का हक होता है। इसलिए आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों को हाउस में रहने की परमिशन दी गई थी। केजरीवाल की पार्टी के एक विधायक तो टेबल पर चढ़कर हंगामा करते हुए दिखाई दिए। हंगामा बढ़ा तो बीजेपी के पार्षद भी जंग में शामिल हो गए। कोई किसी से कम नहीं दिखाई दे रहा था। धक्का मुक्की और लात घूंसे दोनों तरफ से चले। करीब 3 घंटे तक माहौल को ठीक करने की कोशिश होती रही, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो कार्रवाई खत्म कर दी गई। जाइए तो सही, वहां पे खड़े तो रहिए। चलिए 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 जी, चलिए वहां पे आगे तो जाइए, खड़े तो रहिए, नारे तो लगाइए। पार्षदों से कह रही हैं आगे जाइए और आगे जाकर नारे लगाइए। जाइए तो सही, वहां पे खड़े तो रहिए। चलिए 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 जी, चलिए वहां पे आगे तो जाइए, खड़े तो रहिए, नारे तो लगाइए। मैम, हाउस की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने कई बार अपील की है और वो इस तरह से हंगामे के मूड में आए हैं और आप देख रहे हैं कि वो डेस्क पे भी चढ़े हुए लोग हैं।
तो यदि वो शांति से बैठते, मैं सब लोगों को शपथ दिलाने के लिए तैयार हूँ। मेरी भी बाजू पर उन्होंने मुक्का मारा है, तो थोड़ा मुझे भी चोट लगी है, बाकी भी काउंसलरों को हर्ट हुआ है, बाकी के भी किसी के हाथ में चोट लगी है। ना शपथ ग्रहण हो सका, ना चुनाव हो पाया। 3 घंटे में सब कुछ बदल गया। नए पार्षदों के स्वागत के लिए जो फूल मालाएं लगी थी, उस जमीन पर कुचली पड़ी हुई थी। टेबल्स टूट चुकी थी, माइक उखड़े पड़े थे, साउंड सिस्टम बेकार हो चुका था। कार्रवाई स्थगित होने के बाद हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा अंदर पहुंचे तो हाउस का नक्शा ही बदला हुआ था। शपथ ग्रहण के लिए जिस एमसीडी के सदन को सजाया गया था, वहां पे 2.5 घंटे के हंगामे के बाद का दृश्य मैं दिखा रहा हूं। हर जगह आपको टूटा फूटा नजर आएगा। जो फूल लगाए गए थे, जो सजाया गया था, वो सब कुछ बिखरा हुआ है। जो हाथों में पेपर लेके एक दूसरे को चोर कह रहे थे, वो चारों तरफ बिखरा हुआ है। जो पेपर फाड़े गए थे, वो सब आपको नजर आएगा। ये देखिए किस तरह से सदन के अंदर ही अपने पेन पेपर से एक दूसरे को चोर कहा गया, और तमाम जो कार्रवाई के लिए यहाँ पे पेपर्स रखे हुए थे, वो बिखरे हुए हैं। और ये दृश्य है, तकरीबन 2.5 घंटे तक हंगामा चलता रहा। एमसीडी के सदन में जो हंगामा हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है पीठासीन पदाधिकारी का जो टेबल है, जहां पे आयुक्त बैठते हैं, जहां पे सचिव बैठते हैं, वहां पे इस तरह से माइक तोड़ दी गई है। आप ये कवर देख सकते हैं, ये तोड़ दिया गया है, और सामने कुर्सियां तोड़ी गई है। वो टेबल, अब इसके ठीक सामने वो टेबल नजर आएगा टूटी हुई, आप वो टेबल देख सकते हैं। इस टेबल पे एक साथ कई लोग, कई पार्षद जो है वो खड़े थे, और इसलिए हंगामा हुआ। यहीं पे नीचे जो अधिकारियों के लिए चेयर लगी हुई थी, उसको उठा के मारने की कोशिश की गई। और इस टेबल पे जो पीठासीन पदाधिकारी का टेबल है, इस पे एक साथ 1 दर्जन से अधिक जो पार्षद हैं वो खड़े थे। और इन पार्षदों के साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह थे, वो खुद यहाँ पे आए थे। तो यानी जिनके पास में पहले से ही एक हाउस का अनुभव है, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने क्या हाल किया, वो देख सकते हैं आप। सदन में तो सिर्फ तोड़फोड़ के निशान दिखाई दिए, लेकिन ये जंग कितनी जहरीली थी, कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा सदन के बाहर नजर आया। बीजेपी के 7 पार्षद हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। बीजेपी के पार्षदों को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भेजा गया। 2 काउंसलर्स को तो स्ट्रेचर पर लाना पड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। महिला पार्षदों के कपड़े फट गए, चोटें आई, खून निकल आया। बीजेपी के महिला काउंसलर्स ने बताया कि उनके ऊपर किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था, उनके साथ बदसलूकी की गई। कुछ नहीं, वो आम आदमी के थे वहाँ, और उनसे में उनके कोई शीशे की वो थी, कोई नोकीली चीज वो लगी है मेरे। उनके हाथ में कुछ ऐसी नकोली चीजें थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जैसे वो ऐसे हल्के हल्के अपने हाथों से ऐसे चला रहे थे, तो मैंने भी ऐसे जैसे अपना बचाव करने के लिए ऐसे किया, तो उन्होंने ये नहीं पता मुझे ये क्या लगा मुझे, लेकिन उनके हाथ में कुछ था। उन्होंने पहले कह दिया था कि आज हम शपथ लेने नहीं देंगे बीजेपी वालों को। ये केजरीवाल सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ये उनकी हरकतें हैं। जैसे केजरीवाल ने शराब के, ये मुझे ऐसा लगता है ये शराब पी के आए, वहां से बाल खींच रहे हैं औरतों के। जब वो हमारे ऊपर आए हैं तब हमने अपने बचाव में किया है। अभी भी आप जाकर देखेंगे तो वो मेयर की कुर्सी के ऊपर जूते लेकर पूरे डाइस के ऊपर खड़े हुए हैं। ये कमाल तो हमने पहले कभी देखा नहीं था जो ये हो रहा है। बीजेपी का काउंसलर शरद कपूर की हालत तो ऐसी थी कि उन्हें स्ट्रेचर पर लाया गया, क्योंकि उनके पैर में ज्यादा चोट थी। शरद कपूर ने बताया कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया, धक्का देकर गिरा दिया गया। इन्होंने हंगामा चालू कर दिया, गाली गलौज कर रहे थे ऊपर चढ़कर। हम लोग आराम से शांति से नीचे से इनको प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो नीचे से इनके दुर्गेश पाठक जी खड़े थे, उन्होंने सबको उकसाना शुरू किया, तो ऊपर चलो जी, इनको फेंक दो नीचे। इन्होंने ऊपर चढ़ के सबको धक्का देना शुरू किया। एक बुजुर्ग पार्षद इनके थे ऊपर, और एक इनके मुसलमान पार्षद ऊपर खड़े थे। उन दोनों ने लिटरली सबको उठा के नीचे फेंकना, धक्का घेर कर फिर ऊपर से लातें मारना शुरू कर दी। आपने कहाँ चोटें आई हैं? मेरी पूरी टांग के ऊपर, ये वाली टांग इंजर्ड हुई। मैं उधर से 5 मिनट पहले वहां साइड पे आकर बैठा, फिर बाहर निकला, फिर ये मेरे को व्हील चेयर पे यहाँ हॉस्पिटल ले आए हैं। मामला पूरी तरह एक तरफा नहीं है। केजरीवाल की पार्टी के काउंसलर्स को भी चोटें आई हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद को दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल एलएनजेपी में ले जाया गया है, और दावा यह किया गया कि आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद घायल हैं।
आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के काउंसलर्स ने जानबूझकर हमला किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी बेईमानी करना चाहती थी, इसलिए पार्षद हाउस से हॉस्पिटल पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी करी, मारपीट की। अभी हम एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर खड़े हुए हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर 13 पार्षदों को हमारे टोटल चोट आई है। एमएलसी अंदर चल रही है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडागर्दी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो कांग्रेस की जो देखने के लिए खेल पूरा देखने के लिए मिला है, कांग्रेस की जो पार्षद हैं जिन्होंने अपने पार्षदों की 50-50 लाख रुपए में डील करने का काम किया है। एमसीडी में पहले दिन खूनी जंग हो जाए, यह शर्मनाक है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात यह कि पार्षद पर नुकीली चीजों से हमला हो, शराब पीकर सदन में आने के इल्जाम लगे। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी के काउंसलर और विधायक शराब पीकर आए थे। जानबूझकर बीजेपी के चुने हुए काउंसलर पर हमला किया गया। अब बीजेपी पुलिस से शिकायत करेगी। वीडियो फुटेज देखकर सारे काउंसलर्स का मेडिकल कराने की मांग की जाएगी। पूरे कार्यवाही के दौरान ये पेपर सबके पास था और इस पेपर में आज के कार्यक्रम की सारी सूची और क्रम दिया हुआ है, जिसको आम आदमी पार्टी के गुंडे रूपी पार्षदों ने मानने से इनकार कर दिया। ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पी करके आए हैं और उनका इंटेंशन पूरा आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों का और इवन जो इनके विधायक वहां उपस्थित थे, उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहां पे हमें बवाल ही करना है। दुख यह लगा कि हम पिछले 3 दिन से अपने पार्षदों को कैसे वोट डालते इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे और ऐसा लग रहा था वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे पोडियम तोड़ना है, कैसे ब्लेड मारना है। अरविंद केजरीवाल को मेयर के चुनाव से डर क्यों लग रहा है? अब सवाल है आखिर यह सब हुआ क्यों? इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा किस लिए? तो उसकी वजह है शक। आम आदमी पार्टी को यह शक था कि बीजेपी नॉमिनेटेड काउंसलर से वोट करवाकर मेयर के इलेक्शन में गड़बड़ी कराना चाहती है। किसी तरह मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। विवाद नॉमिनेटेड 10 काउंसलर्स को लेकर है, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपॉइंट किया है। केजरीवाल की पार्टी को एलजी की नीयत पर शक हमेशा से रहा है और इस बार कुछ ज्यादा है। पहला कारण, एलजी ने मेयर के इलेक्शन से पहले 10 काउंसलर्स को नॉमिनेट कर दिया। फिर बीजेपी के काउंसलर सत्या शर्मा को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया, जबकि आम आदमी पार्टी मुकेश गोयल को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाने के पक्ष में थी। इसके बाद सत्या शर्मा ने सदन में सबसे पहले नॉमिनेटेड काउंसलर्स को शपथ दिलाने का काम शुरू किया। इससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगा कि मेयर के चुनाव में उनको हराने का खेल हो सकता है और इस शक की वजह से उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, वो किसी भी कॉरपोरेशन में वोट नहीं डाल सकते हैं। दिल्ली में ही कुछ साल पहले 2015 में कुछ नॉमिनेटेड पार्षद हाईकोर्ट गए ये कहने के लिए कि हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के इस ऑर्डर ने स्पष्ट किया कि उनको ये अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि सबसे पहले नॉमिनेटेड काउंसलर्स को शपथ दिलवा के हर कानून और हर संविधान के विरोध में जाकर इन नॉमिनेटेड काउंसलर्स से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट डलवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी। चुनाव तो वो हार गए हैं, संख्या बल उनके पास है नहीं,
तो ना उन्होंने मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने डिप्टी मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में 2 से ज्यादा सीटें पानी थी। लेकिन आज वो गैर कानूनी तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट दिलवाने की प्लानिंग करके आए थे। आम आदमी पार्टी जो इल्जाम लगा रही है उसका आधार शक है, डाउट है। आतिशी हाउस में थी, उनका कहना है कि नियम तोड़े गए, अपना मेयर बनवाने के लिए बीजेपी चीटिंग कर रही है। लेकिन बीजेपी के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि नॉमिनेटेड सदस्यों को चुनने का अधिकार एलजी का है। एलजी ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। शपथ किस ऑर्डर में दिलवानी है यह अधिकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है। सत्या शर्मा ने उसका इस्तेमाल किया। इसमें कहां चीटिंग हुई, कौन से नियम तोड़े गए? लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार है, वो भी लोकतांत्रिक अधिकार है। सेक्शन 33B1 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट है, आपको समझना होगा कि एमसीडी एक्ट जो है वो एक सेंट्रल एक्ट है, वो स्टेट एक्ट नहीं है। तो केंद्र सरकार को अधिकार है उसके तहत नियम बनाने का, मर्जर का, नियम बदलने का, और उसी अधिकार को एग्जीक्यूट करते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको अधिकार है कि वो नॉमिनेटेड पार्षदों को भेज सके हाउस के अंदर। मैं तो धन्यवाद देती हूं आज पीठासीन अधिकारी का, जो चेयरपर्सन थी हाउस की, कि अगर उन्होंने निर्णय ये नहीं लिया होता कि वो जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनकी ओथ पहले नहीं कराई होती, तो आप सोच सकते कि ये तो घर से कॉन्स्पिरेसी करके आए थे कि उनकी ओथ नहीं होने देनी, तो तब तो ये और ही उल्टा खेल करते। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सब दिखावा है। असली साजिश तो आम आदमी पार्टी को मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में हराने की थी। केजरीवाल की पार्टी के एक नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम सदस्यों की शपथ और सिर्फ मेयर के चुनाव कराना ही है। अगर बीजेपी की मंशा साफ थी तो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटीज के इलेक्शन आज के शेड्यूल में क्यों डाले गए? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसलिए किया गया ताकि बीजेपी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीजेपी के उम्मीदवारों को जितवा सकें। सबसे पहले चुनाव मेयर का किया जाएगा, असली मेयर चुना जाएगा, वो मेयर अपनी देखरेख में बाकी चुनाव कराएगा। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम पे जो प्रो टर्म मेयर बनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद को बना दिया गया, इलीगली बना दिया गया, वो सिर्फ मेयर का इलेक्शन करा सकती है, उसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं करा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के मन में बेईमानी थी। पहली बात, मनोनीत पार्षदों को वोट डलवाना चाहते थे और तीनों चुनाव अपने थोपे हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की देखरेख में कराने चाहते थे ताकि बेईमानी खुल के हो और उस बेईमानी को रोकने वाला कोई ना हो। इसीलिए आज हाउस में हंगामा हुआ, सबके सामने हुआ। प्रोटेम मेयर कौन बनता है? जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो बनता है। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर नॉमिनेटेड मेंबर्स के जरिए मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन जीतने की साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन नियम के हिसाब से यह हो नहीं सकता। नियम यह है कि नॉमिनेटेड मेंबर मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते, उन्हें सिर्फ स्टैंडिंग कमेटीज के इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार है। इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स के जरिए मेयर के इलेक्शन में जीतने की साजिश का इल्जाम ठीक नहीं लगता। फिर भी अगर मान लिया जाए बीजेपी कोई कानूनी नुक्ता निकालकर नॉमिनेटेड मेंबर से वोट डलवा दे, तो भी आंकड़े आम आदमी पार्टी के फेवर में हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एमसीडी में कुल सीटों की संख्या 250 है। मेयर के इलेक्शन में दिल्ली के 7 सांसद, राज्यसभा के 3 एमपीज और 14 विधायक भी वोट डालते हैं। इस लिहाज से मेयर के कुल जो वोट हैं उनकी संख्या 274 है। कांग्रेस ने पहले ऐलान कर दिया कि वो वोटिंग का बहिष्कार करेगी। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के 9 पार्षद चुनाव जीतकर आए हैं। अगर इन 9 पार्षदों को हटा दिया जाए तो एमसीडी में कुल वोटों की संख्या रह जाएगी 265।
और इसके हिसाब से बहुमत का आंकड़ा होगा 133। अब बीजेपी के कुल वोटों की बात करें तो बीजेपी के 104 पार्षद चुनाव जीते हैं। इसके अलावा बीजेपी के एक विधायक और 7 लोकसभा सांसदों को वोटिंग का अधिकार है। इनको मिला दें तो बीजेपी के कुल वोट हो गए 112। आम आदमी पार्टी के 134 काउंसिलर्स हैं, 3 राज्यसभा सांसद हैं, 13 विधायक वोट डाल सकते हैं। इसलिए आज से केजरीवाल की पार्टी के पास 150 वोट हैं, बहुमत से 17 ज्यादा। अगर बीजेपी के लिए किसी तरह 10 नॉमिनेटेड काउंसिलर वोट डाल भी देते तो भी बीजेपी के पास 122 वोट होते और तब भी बीजेपी मेयर का चुनाव नहीं जीत सकती। जब दिल्ली में जनता ने एमसीडी में केजरीवाल की पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है, मेयर और डिप्टी मेयर की पोस्ट पर आम आदमी पार्टी की जीत करीब करीब तय है, तो फिर सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा क्यों किया? जंग किस बात की है? डर किसका है? असल में इसकी असली वजह है अविश्वास। बीजेपी तभी जीत सकती है जब केजरीवाल की पार्टी के काउंसिलर बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करते हैं, और केजरीवाल को अपने पार्षदों पर शायद यकीन नहीं है। इसीलिए केजरीवाल चाहते थे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनकी पार्टी का हो, लेकिन एलजी ने यह मंशा पूरी नहीं होने दी। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता नाराज हो गए। और दूसरी वजह है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में तो वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें स्टैंडिंग कमेटीज के इलेक्शन में वोट डालने का हक होता है, और एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटीज के पास फाइनेंशियल पावर काफी ज्यादा होती है। इसलिए झगड़ा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर है, और इस कुर्सी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला है। बीजेपी चाहती है स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उसका हो, और केजरीवाल किसी कीमत पर यह होने नहीं देना चाहते। इसी चक्कर में एनसीडी में पहले ही दिन लात घूंसे चले, कुर्सियां और टेबल्स फेंकी गई, और आज जो हुआ वो आने वाले 5 साल का सिर्फ ट्रेलर है। अब आपको दिखाता हूं उत्तराखंड के उस शहर की तस्वीरें जो किसी भी वक्त जमींदोज हो सकता है। आज सरकार ने भी मान लिया कि जोशीमठ में हालात बहुत खराब हो चुके हैं, शहर की इमारतें किसी भी वक्त जमीन में धंस सकती हैं। इसीलिए इस वक्त जोशीमठ से लोगों को शिफ्ट करना पहली प्राथमिकता है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने मान लिया कि फिलहाल लोगों की जान बचाना जरूरी है। इसलिए आज प्रशासन को किसी सुरक्षित जगह पर बड़ा अस्थायी शेल्टर होम बनाने का आदेश दिया गया, टेम्परेरी शेल्टर होम। इसी सिलसिले में आज प्रशासन और एनटीसीपी के अफसरों की हाई लेवल मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में जोशीमठ को लेकर बातचीत की। फैसला किया कि जिन लोगों को घर छोड़ना पड़ा है उन्हें घर के किराए के लिए सरकार हर महीने 4,000 रुपए देगी। पुष्कर सिंह धामी कल जोशीमठ जाएंगे और लोगों को वहां से कैसे निकाला जाए इसकी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि वहां जो हालात हैं वो डेंजरस हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा ने जोशीमठ से जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। लोगों के घर के नीचे से नदी बहने जैसी आवाज आ रही है। घर की दीवारों से, फर्श से पानी और कीचड़ रिस रहा है। खेतों में झरने फूट रहे हैं। सड़कों पर चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। जमीन दरकने लगी है। पवन नारा जोशीमठ के होटल्स में भी गए, दरार से ढहने की कगार पर पहुंचे घरों में गए, खेतों को देखा। पवन जेपी नगर में उस जगह भी गए जहां से 2 जनवरी की रात को सबसे पहले पानी का रिसाव शुरू हुआ था। अगर आप भी पवन नारा की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको हालात की गंभीरता का अंदाजा हो जाएगा। जोशीमठ पिछले लगभग महीने से दरक रहा है, दरारें दिख रही थी, लेकिन 3 दिन पहले ये झरना जेपी नगर में निकल आया। ये वो झरना है जिसका पानी मटमैला है और लगातार मिट्टी के साथ ये पानी नजर आ रहा है। हालांकि अभी इस पानी का स्रोत पता नहीं है। साइंटिस्ट सैंपल ले रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पानी कहां से आ रहा है, क्योंकि ये पानी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को खिसका रहा है। पानी की गति का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गति से अगर पानी पहाड़ के अंदर से निकल रहा है तो कितने बड़े स्तर पर भूस्खलन होने की संभावना है।
अब इस रिसाव का नतीजा देख लीजिए, ये इतनी बड़ी दीवार है वो वहां से दरक गई है, टूट गई है, उस हिस्से को कवर करने की कोशिश की जा रही है। दरार पहले दिखाई दी या पानी पहले निकला? पहले तो दरार दिखी पूरी एक लाइन से जो जोशीमठ गई है, उसके बाद जब 15-20 दिन तक दरारें बढ़ती गई तो उसका 2 तारीख को 11 बजे यहाँ से पानी ने अपना मुंह ले लिया, स्रोत फूट गया, तो ऊपर पूरा फटा हुआ है, तो इसी पानी से हो रहा है सर। ये टनल का ही पानी है पूरा, ये टनल का पानी? हाँ, ये साफ है, वो ये मकिंग का पानी है जो, क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक स्रोत है गदेरा, उस तरफ आपने देखा होगा बिल्कुल सफेद पानी आता है, साफ पानी है। ये बिल्कुल मिट्टी वाला पानी है, तो पूरा टनल का ही पानी है। तो टनल का पानी है जो आप पानी निकल रहा है वो मिट्टी साफ करके ला रहा है साथ में? ये टनल का ही, जो टनल में मकिंग आती है, जब ब्लास्टिंग करते हैं टनल में, तो जो मिट्टी आती है वो पानी में मिक्स होती है, तो वही पानी है। ये जो पानी का झरना फूटा है, इसका असर आपको दूर दूर तक दिखाई देगा। आसपास के इलाकों के सारे घरों में दरारें आ गई हैं। अब सरकार हरकत में आई है। बड़े बड़े अधिकारी जोशीमठ का दौरा कर रहे हैं, ग्राउंड सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। आज गढ़वाल के कमिश्नर और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी भी जोशीमठ गए। घरों और होटलों में आई दरारों को देखा, खेतों में धंसी जमीन को देखा। यह टीम जेपी नगर भी गई, जहां पानी का रिसाव सबसे ज्यादा हो रहा है। लोगों से बात भी की। लोगों ने उन्हें बताया कि 2 जनवरी से हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। मकान के नीचे से ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे वहां नदी बह रही हो। परसों शाम से आ रहा है पानी, मतलब आवाज कितना आ रहा है पानी? ऊपर कहाँ पानी ऊपर तो नहीं है, आवाज आ रही ऐसे, अब जैसे नल पे आती है ऐसी आवाज, जैसे धारे पे आती है ऐसी आवाज। पहले तो नीचे हो रहा था ना आवाज, जैसे अजीब सी आवाज हो रही थी कि जैसे नदी बह रही होगी नीचे, ऐसे हो रहा था। नीचे लग रहा था आवाज आ रही है। परसों से तो बाहर यहाँ लग रहा थी पानी की आवाज, गड़गड़ 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 हो रहा पानी। ये आजकल ही हो रहा कि जब से फटने लगा तब से आवाज आ रही है। जहाँ नए क्रैक्स डेवलप हुए हैं, कुछ होटल टिल्ट कर गए हैं। जेपी कैंपस में नए पानी के स्रोत निकल आए, जो मड के साथ, मिट्टी के साथ पानी निकल रहा है, काफी तेज धारा है। और वहां तो जेपी का एक पोर्शन, लगभग 30% कैंपस पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, नया क्षतिग्रस्त है। आज हमारा पूरा सर्वे पूरे जोशीमठ का होगा, विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, देखेंगे। अब तक जो देखा हमने, हमारी अगस्त में जो टीम आई थी उनके द्वारा बताया गया कि बहुत सारे जगह पर नए क्रैक्स डेवलप हुए हैं। जो क्रैक्स पहले थे वो बड़े हो गए हैं। जो पानी निकल रहा है वो खतरनाक है, जो मड के साथ वो नीचे वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, उसे करना और सिंकिंग हो रही है। वो बहुत ही चिंताजनक बात है। इस शहर में सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित नहीं है, उसके कारण पानी सब जमीन में मरता है। और जमीन जानते हैं यहाँ की जो मिट्टी है मोरेन है, लूज है। कहीं भी अगर पानी में जमीन में मरेगा तो वो अपने साथ पूरा मिट्टी को घोल के ले जाता है और उससे कहाँ और सिंकिंग होती है। तो इन चीजों को हमें ठीक करना है तत्काल। इनको जिनके घर क्षतिग्रस्त बहुत ज्यादा, उनको हटाना, उनको रिलोकेट करना। जिनके घर में माइनर क्षति है उनको रिट्रोफिट करना। जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं ठीक नहीं किया जाता, उनके मलबे को हटाना। शहर में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसके बायलॉज को बिल्कुल रेगुलेट करना पड़ेगा। उसको बायलॉज को हमको स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा, लाइट स्ट्रक्चर बने, गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसमें लोगों को। जोशीमठ में जमीन के नीचे से जो पानी के झरने फूट रहे हैं उसकी वजह से मिट्टी धंसने लगी है। जमीन में और मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी हैं। बड़े बड़े होटल्स गिरने के कगार पर हैं। जोशीमठ में 2 बड़े होटल्स हैं, मराली होटल और माउंट व्यू होटल। दोनों होटल्स के नीचे की जमीन खिसक रही है। होटल्स के बीच पहले 5 फीट का गैप था, लेकिन अब दोनों की बिल्डिंग झुककर एक दूसरे पर आकर टिक गई हैं। ये दोनों होटल किसी भी वक्त गिर सकते हैं। इन होटल्स के आसपास नीचे के ढलान पर कई घर हैं, पूरी बस्ती है, और वो सब इसकी जद में आएंगे। इस वक्त हम जिस सड़क पर खड़े हैं यहां आपको दरार दिखेगी। शायद आपको ये दरार इतनी बड़ी ना लग रही हो, लेकिन जैसे ही आप इस किनारे आएंगे तो देखेंगे कि ये मलारी होटल है। इसके नीचे यहां दरार का आलम यह है कि यहां दरार ऐसी है मानो सड़क से ये होटल बिछुड़ गया है। आराम से काफी नीचे तक हाथ जा सकता है और ये दरार इस पूरे होटल की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है। यानी इसका
बेसमेंट पूरी तरह से खिसक के हट चुका है। और सबसे बड़ा जो चिंता की बात यह है कि यह होटल इस बिल्डिंग के सहारे खड़ा है और यहां इन दोनों होटलों के बीच लगभग 5 फीट की दूरी थी। अगर मेरे कैमरामैन यहां सामने आए तो हमारे लिए समझाना बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर जो ये सीढ़ियां हैं ये लगभग 5 फीट चौड़ी थी, जो सिमटकर सिर्फ 1.5 फीट की रह गई है। ये बिल्डिंग अब इस बिल्डिंग के सहारे खड़ी है और झुकाव आप देख सकते हैं, तीसरी मंजिल तक बिल्कुल मिल गई है इससे। और इसके नीचे जितने भी मकान हैं वो सब टूटे हुए हैं। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा अगर आगे आए तो यहां की स्थिति आप समझ सकते हैं कि इसकी पूरी नींव में क्रैक है और ये पूरी बिल्डिंग पड़ोसी बिल्डिंग के सहारे पर खड़ी हुई है। और ये सिर्फ इकलौती बिल्डिंग नहीं है, 570 ऐसे मकान, दुकान, घर चिन्हित किए गए हैं जिनमें ये दरार है। आपने देखा कि किस तरह से खतरा उठाकर पवन नारा ने तस्वीरें भेजी और तस्वीरें दिखाती हैं कि हालात वाकई में खराब हैं। इसीलिए लोग घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हैं। अब घर तो छोड़िए, अब खेतों में भी दरारें आने लगी हैं। पवन नारा खेतों में भी चले गए और उन्होंने बताया कि वहां तो इतनी मोटी दरारें थी जैसे भूकंप के बाद धरती फट जाती है। यही वजह है कि लोग भागने लगे हैं। सर्दियों के दिन हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में परिवारों को आधी रात को घर छोड़कर आना पड़ा। प्रशासन ने अब तक करीब 40 परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। इन लोगों को मुश्किल तो हो रही है, लेकिन वो भी जानते हैं जान बचाना ज्यादा जरूरी है। इस वक्त हम जोशीमठ की नगर पालिका परिषद के दफ्तर में हैं। यहां पर कुछ कमरे हैं जिन कमरों में विस्थापित लोगों को रखा गया है। लगभग 6 से 7 परिवार अभी यहां हैं। कुछ परिवार गुरुद्वारे में हैं, कुछ के लिए इंटर कॉलेज में व्यवस्था की गई है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ली है क्योंकि बहुत से लोगों के रिश्तेदार जोशीमठ में ही रहते हैं। एक परिवार यहां है, देखेंगे आप तो परिवार पूरा सामान लेकर यहां पहुंचा है। बक्सा बता रहा है डीएस रावत जी का, एसएसबी में इन्होंने नौकरी की है। यहां इनके घर का सारा सामान है, एक कमरे में किचन सेटअप किया है। और इस त्रासदी की सबसे बड़ी परेशानी इस बच्ची को झेलनी पड़ी है जिसकी उम्र सिर्फ 6 महीने है। ये बच्ची को देखो, इसकी गाल कैसी फट गई, ऐसे पकड़ के आई और घर में बेटे बहू को बोला चलो चलो, सभी लोग भागे इधर उधर से। बड़ी दीदी लोगों को भी उठाए, रोते भी लगते हुए। कितना सामान, कितनी परेशानी झेली हमने, खाली ऐसे भागे, भाग दौड़ करके। तो कभी सोचा था ऐसा भी दिन आएगा कि जिंदगी की कमाई, सारी जिंदगी की कमाई लगाई, क्या करें। 2 तारीख की रात को जब हम 11-12 बजे मतलब वहाँ से हल्ला हुआ, सब लोग भागने लग गए थे। उसी दिन तो दूसरे दिन उसी दिन रात को पूरा मतलब जो नीचे से दीवारें थी वो सारी फट गई थी। तो हमें भी ऐसे निकलना पड़ा, ऊपर रोड में भाग गए थे हम उसी दिन। तो दूसरे दिन तब हमको यहाँ रहने की व्यवस्था की, लेकिन यहाँ पे भी हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किचन की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। परिवार के सारे लोग हैं तो इकट्ठा इतना रहने के लिए नहीं हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे भी। नगर पालिका की बिल्डिंग के अलावा कुछ लोगों को गुरुद्वारे में रखा गया है। यहां पवन नारा को देवेंद्र नाम के एक शख्स मिले। देवेंद्र मजदूरी करते हैं, किसी तरह घर बनाया था लेकिन अब वो भी टूटने वाला है। घर में माता पिता हैं, 2 छोटे बच्चे थे। देवेंद्र को फिलहाल तो गुरुद्वारे में सिर छुपाने के लिए जगह मिल गई है, लेकिन कल क्या होगा, अब क्या करेंगे, परिवार का गुजारा कैसे होगा, इस बात की चिंता उन्हें लगातार खाई जा रही है। इस वक्त हम जोशीमठ के गुरुद्वारे में हैं। बहुत से लोग जिन्होंने यहां शरण ली है वो दिन में अपने जानवरों को संभालने के लिए, घर को देखने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपना सामान समेटकर वापस आ गए हैं। अब सोचिए, एक कुकर, एक गैस, एक सिलेंडर, 4 कंबल, इनकी गृहस्थी सिर्फ इन 4 चीजों में सिमट के रह गई है। 3 दिन के अंदर हुआ है वो।
3 दिन में सारे रहने लायक नहीं है, सारी मकाने टूट फूट हो गई, रहने लायक नहीं। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता जी। तो कभी सोचा था कि घर ही चला जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा, पर 2 दिन में सारा टूट फूट हो गया, रहने लायक नहीं है। मैम आपने बच्चे कहाँ छोड़ दिए? बच्चे मम्मी के पास छोड़े गए हैं रविग्राम में। अच्छा, और मम्मी पापा सास ससुर कहाँ? सास ससुर अभी आ रहे हैं उधर। अच्छा, तो कितने दिन यहाँ रहने का सोचा है आपने? अब देखेंगे, जब तक सरकार हमें वो नहीं कर देती, कहीं हमारा वो नहीं कर देती, तब तक देखेंगे। देवेंद्र जैसे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए आज उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया कि जिन लोगों को विस्थापित किया गया है उन्हें 6 महीने तक हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सकें। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। ऐसे सभी लोगों को यह आर्थिक मदद मिलेगी जिनके घर रहने के लायक नहीं बचे। जो प्रभावित परिवार हैं या प्रभाव उसके आपदा के जो प्रभाव क्षेत्र में आने वाले मकान हैं, उनमें रहने वाले लोगों को पहले सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। बचाव का काम, राहत का कार्य, ये पूरी निगरानी में यहाँ पर हमारी SDRF की टीम, जिला प्रशासन के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कमिश्नर, सभी लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और इसमें 2 प्रकार के, अभी दीर्घकालिक और अभी तात्कालिक रूप से कैसे लोगों के लिए हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं और निकट भविष्य में कैसे वहाँ से पुनर्वास की क्या स्थिति होगी, उसको लेकर हम लोगों ने सारे पहलुओं पर अभी यहाँ बात की है। और हमारा है हर स्थिति में कि लोगों की जो भी मदद संभव है वो सारी मदद हम लोग करेंगे। हमारा अभी तात्कालिक रूप से है कि सभी को बचाव की स्थिति में लाया जाए। जान माल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है। जोशीमठ के लोग कह रहे हैं कि जोशीमठ पर खतरा पावर प्रोजेक्ट के लिए बन रही सुरंग के कारण पैदा हुआ है। हालांकि यह सिर्फ अटकल है, अंदाजा है, क्योंकि साइंटिस्ट और सरकार के एक्सपर्ट्स अभी तो इस बात का पता लगाने की कोशिश ही कर रहे हैं कि आखिर जोशीमठ में जमीन के नीचे पानी कहां से आया। लेकिन जोशीमठ पर यह खतरा कोई अचानक नहीं आया। कई मकानों में दरारें आनी 2015 से शुरू हो गई थी। 2017 में सर्वे हुआ, लेकिन सिफारिशों रिपोर्ट सिर्फ कागज पर बनी रही। 2019 में दरारें बड़ी होने लगी, लेकिन तबाही को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। अगर उस वक्त प्रशासन ने हालात की गंभीरता को समझा होता तो शायद आज पूरा शहर इस तरह से खतरे में ना होता। लेकिन अब इन बातों के लिए वक्त नहीं है, इन पर चर्चा का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल सरकार को लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना है, उनके रहने और खाने और रोजगार का इंतजाम करना है, और यह कोई आसान काम नहीं होता। जोशीमठ की आबादी 30,000 से ज्यादा है। लोग आसानी से अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलियान छोड़ने को तैयार भी नहीं होंगे। इसलिए सरकार को पहले तो लोगों को समझाना होगा और इतनी बड़ी आबादी के लिए रहने का इंतजाम करना होगा। पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त इसी पर फोकस करना चाहिए और केंद्र सरकार से जरूरी मदद मांगनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि नए साल के पहले शनिवार से आपकी अदालत के नए और फ्रेश एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे। कल साल का पहला शनिवार है और कल आपकी अदालत में मेरे मेहमान होंगे देश के सबसे अमीर, दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे अमीर गौतम अडानी। सब लोग पूछते हैं कि राहुल गांधी को गौतम अडानी से क्या प्रॉब्लम है, वो बात बात में अडानी का नाम क्यों लेते हैं। ऐसे हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा आपकी अदालत में। एक ऐसा शख्स जो दुनिया में तीसरे नंबर का अमीर बन गया, जो भी सरकार थी उसने आपको मदद किया। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई, केशु भाई, नरेंद्र भाई, सबके भाई गौतम भाई। गुजरात की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये अदानी के लिए कोई स्पेशल फेवर हुआ है। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। आज हम 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। अगली खबर पत्थरबाजी के बारे में है। पश्चिम बंगाल में एक हफ्ते पहले शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस पर 2 बार पत्थरबाजी हुई।
पुलिस ने पत्थरबाजी करने वालों को पकड़ लिया, लेकिन अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। असल में वंदे भारत एक्सप्रेस हाई स्पीड के साथ साथ हाईटेक ट्रेन है। ट्रेन में हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हुए हैं। कैमरों में पत्थरबाजी की तस्वीरें कैद हो गई। तस्वीरों के आधार पर पत्थरबाजों की पहचान भी कर ली गई। पता लगा कि ट्रेन पर पत्थर बिहार के किशनगंज में फेंके गए। किशनगंज बंगाल की सीमा से लगा हुआ है। बिहार पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। तीनों नाबालिग हैं और चौथे आरोपी की भी पहचान हो गई है। पुलिस का कहना है कि उसे भी जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन जो पत्थरबाजी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें 4 लोग फ्रेम में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुल संख्या 4 से ज्यादा है। किशनगंज जिले में जिस जगह पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए, वहां पर रेलवे ट्रैक के पास 7 लोग दिखाई दे रहे हैं। सवाल है, अगर 4 की पहचान हुई है तो बाकी 3 कौन है और उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर क्यों फेंके? लेकिन सवाल का जवाब मिलने से पहले ही किशनगंज के एसपी ने कह दिया ये किसी साजिश या शरारत का मामला नहीं है। पुलिस ने इस मामले की जो वजह बताई वो भी हैरान करने वाली है। बिहार बंगाल बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर दूरी पे ये घटना हुआ था। वीडियो फुटेज का अवलोकन कराया गया एफआईआर रजिस्टर करने पश्चात। उसमें 4 छोटे बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया जिनको हम जुवेनाइल ऑफेंडर बोल सकते हैं, जिनकी उम्र 13 से 15 वर्ष है आधार कार्ड के हिसाब से। तो उनसे पूछताछ के क्रम में उनके गार्जियन की उपस्थिति में उनको बुलाया गया। तो उन्होंने बोला कि हम रेलवे ट्रैक के अगल बगल में ये बकरियां पालते थे, तो कोई कुत्ता बीच में आया था तो कुत्ते को फेंक रहे थे कि कहीं वो बकरी को नुकसान न पहुंचाए, और ट्रेन में 1-2 पत्थर लग गए। इसमें कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं है। इसमें 3 बच्चों को हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उपस्थापित कराएं। एक बच्चा है वो भी एक आध दिन में उसको ले आएंगे। अनुसंधान जारी है अभी, जो 3 अन्य लोगों का भी जो उसमें आ रहा है फुटेज में, तो अनुसंधान पश्चात ही हम इस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। ममता बनर्जी कह रही कि ट्रेन पर पत्थर बिहार में चलाए गए और बदनाम बंगाल को किया जा रहा है। यह बीजेपी की साजिश है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि चूंकि ट्रेन के उद्घाटन के वक्त नारेबाजी हुई थी, इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को बिहार भेजकर ट्रेन पर पत्थर चलवाए। अब ये दोनों बातें समझ से बाहर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी पुलिस के बयान पर हुई, क्योंकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि बकरियों को बचाने के लिए जो पत्थर फेंके गए वो ट्रेन को लगे। जिन्हें बकरियां दिखाई दे रही थी उन्हें इतनी बड़ी ट्रेन क्यों नहीं दिखाई दी? सबको यह समझना होगा कि ट्रेन पर पत्थर मारकर उसे नुकसान पहुंचाकर हम अपनी ही प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। अगर हम विदेशों जैसी सुंदर और एफिशिएंट ट्रेन चाहते हैं तो फिर हमें ट्रेन को निशाना बनाने की टेंडेंसी पर भी रोक लगानी होगी। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दूं एक बार फिर, कल से आपके पसंदीदा शो आपकी अदालत के नए एपिसोड शुरू होंगे और पहले एपिसोड में मेरे मेहमान हैं दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी। आज के जमाने में गौतम अडानी का नाम सब जानते हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों को कम जानकारी है। उनकी लाइफ के बारे में लोग कम जानते हैं, इसलिए उत्सुकता बहुत है। आप गौतम अडानी की लाइफ के बारे में, उनके काम के बारे में सब कुछ जान सकेंगे कल शाम को आपकी अदालत में। आपकी अरेंज मैरिज हुई थी और शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ बोले ही नहीं, खामोश रहे। वो पढ़ी लिखी हुई महिला थी और मैं अनपढ़ था, तो नेचुरली थोड़ा मिसमैच तो था ही। अंबानी अडानी एक साथ आता है तो आपको खुशी नहीं होती कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया? रजत भाई, मैं ये आंकड़े की माया जाल में कभी पड़ा नहीं हूँ। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। और मैं आपको मौसम के बारे में, दिल्ली और इसके आसपास पड़ने वाली ठंड के बारे में बता दूं। जिस स्टूडियो से बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूं इसके बाहर जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। आप जानकर हैरान होंगे, दिल्ली इस वक्त शिमला, मसूरी और नैनीताल से ज्यादा ठंडी है।
दिल्ली में आज सुबह मिनिमम टेम्परेचर 1.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और शिमला में मिनिमम टेम्परेचर 6.2 डिग्री 6.2। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पारा 3 डिग्री तक गिरा हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अगले 24 घंटे तक ऐसा ही सर्द मौसम रहेगा। उत्तर भारत में कोहरा भी लोगों को परेशान करेगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है। तो कोल्ड वेव सीवियर कोल्ड वेव दिल्ली में है, लेकिन आज नाइट से और इंक्रीज होगा, यानी 7 तारीख ऑनवर्ड तो कोल्ड वेव दिल्ली में नहीं रहेगा। 24 आवर्स के बाद बहुत ज्यादा रेस्पाइट है, बहुत ज्यादा लोगों को मतलब ये बोलिए कि ठंड से बाहर निकाल देंगे। यूपी और पंजाब में भी इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 3 दिन से कानपुर में ठंड की वजह से 40 लोगों की मौत होने की खबर मिली है। पंजाब में काफी सर्द मौसम है। आज पंजाब में सबसे कम तापमान बालाचौर शहर का था। यहां 3.5 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। पठानकोट में 6 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर था। शीतलहर का प्रकोप पंजाब के ज्यादातर शहरों में दिखाई दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दी के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। जिन लोगों को सांस की बीमारी है या बीपी की प्रॉब्लम है, उन्हें भी कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, तो अपना ख्याल रखें। अब मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में, एक फ्रेश एपिसोड के साथ। मेरे मेहमान होंगे गौतम अडानी। गौतम अडानी जिनके बारे में सब जानते हैं कि वो दुनिया में 3रे नंबर के अमीर शख्स हैं। गौतम अडानी ने कितना पैसा कमाया ये भी सब जानते हैं, पर कैसे कमाया ये उन्होंने आपकी अदालत में बताया। एक ऐसा शख्स जो एशिया का सबसे रिच बिजनेसमैन है। प्लीज वेलकम भारत के उद्योगपति गौतम अडानी। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता है ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। वो किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है, तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। दुनिया के 3रे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।